नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भक्त राजीव नारायण जी का ये शो ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें दुख होगा, क्योंकि आने वाला समय मोदी सरकार के लिए बहुत परेशानी भरा होने वाला है। राजीव जी ने भविष्यवाणी में बताया है कि आने वाला चंद्र ग्रहण किस तरह सरकार पर भारी पड़ेगा। इजराइल दौरे के बाद प्रधानमंत्री को नुकसान क्यों हुआ, ये सारी बातें शो में। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मुझे बहुत सारे सवाल पूछने आज आपसे, राहुल गांधी और कांग्रेस के भविष्य में पूछने हैं। 14 जुलाई 2024, मुझे आज तक वो तारीख याद है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक्साइज केस में बरी हो जाएंगे, और वही हुआ कि वो निर्दोष साबित हो गए। 2 साल पहले आपने भविष्यवाणी कर दी थी, जी 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 शब्दशः सही हुई। मोदी जी इजराइल के दौरे से लौटे और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इस विषय पे मैं बात करूंगा, आपसे पूछूंगा कि ईरान और इजराइल का क्या भविष्य होगा। क्या आपने कहा था ग्रहण पड़ने हैं, इसका पूरी दुनिया में अशांति होगी, उसका क्या असर पड़ेगा। और आज मैं आपसे पूछूंगा कि चंद्र ग्रहण है 3 तारीख को, इसका क्या असर है। तो बात शुरुआत करता हूं मैं अरविंद केजरीवाल के भविष्य फल से। 2 साल पहले आपको दिख गया था कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित होंगे। ऐसा कौन सा ग्रह था, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कौन सा ग्रह था जिसमें अरविंद केजरीवाल को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। आखिर ये भी तो कष्ट ही था। और ये आपको कैसे पता था कि ये केस में निर्दोष साबित हो जाएंगे। हनुमान जी से ये डायरेक्ट कनेक्शन का राज भी बता दीजिए आप। ये 1 डेढ़ 2 साल पुरानी में आगे क्या हो रहा है, ये आपको पहले से पता कैसे चलता है। बहुत अच्छी बात संजय जी। एक तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल मैंने अपने डॉटर से भी कहा, जो लंदन से मैं थी, अभी आई हुई है। तो मैंने कहा, बेटा देखो, इससे ज्यादा एक्यूरेट कोई सब्जेक्ट हो सकता है संजय जी, कि आपने देखा ना सक्सेसिव लिटिगेशन की प्रेडिक्शंस। मतलब अरविंद केजरीवाल की बेल भी उस समय मैंने प्रेडिक्ट की थी, और राहुल गांधी की बेल भी प्रेडिक्ट की थी। आप दूसरे कोई है कोई ऐसी नॉलेज जो इस तरह की प्रेडिक्शन कर पाए? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये देखो संजय जी, वो वीडियो भी मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बनाई है उतने पोर्शन की, जहां मैंने भविष्यवाणी का पार्ट। अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, मेरा ट्वीट दिखाइएगा कि क्या कोई देश में ऐसा ज्योतिषी या किसी भी प्रोफेशन में कोई आदमी ऐसा है संजय जी, जो रेजर शार्प तरीके से प्रेडिक्शन कर सके। 10:10 पे दर्शक देखिएगा, मैंने ट्वीट किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अरविंद केजरीवाल का आएगा, उसमें अरविंद के और ग्रहों का कारण भी दिया है कि उनका भाग्येश जो है मंगल, जो भाग्येश और न्याय का कारक जो हमारी व्यक्तिगत कुंडली में 9वें घर का होता है, भाग्य स्थान, और न्याय जो हमको मिलेगा वो 9वां घर होता है। उसका स्वामी इनके 10वें घर में जा रहा है। 10वां घर होता है कर्म का, और वो चौथे घर को देखेगा। चौथे घर में इनकी वृश्चिक राशि है, जो उसकी मंगल की खुद की राशि है। तो मैंने उसमें लिखा कि चौथे घर में मतलब घर के सुख को जागृत कर रहा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल की ये कुंडली दिखा रहा हूं दर्शकों के देखने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल की कुंडली है, और हमने पहले भी चर्चा की। अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त 1968 का जन्म है, और अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आने वाले समय इनकी वर्तमान में दशा शनि की चल रही है, जो कुछ दिन पहले वक्री हो गए। 15 नवंबर को मार गए होंगे। अभी 2 दिन पहले इन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इनको रेगुलर इंटरिम बेल मिलेगी। ये घटना ठीक 12 जुलाई को इसलिए घटी क्योंकि मंगल इनका भाग्य से और जुडिशरी यानी न्याय का कारक है। जब इस दिन ये इनके पावर अथॉरिटी के 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहा था, उसी दिन उनको रिलीफ मिली। अब मैं आपको एक बहुत बात बताने वाला हूं कि 14 जुलाई, दर्शक नोट कर लें, 14 जुलाई से आने वाली 14 जुलाई, आज तो 13 है, वो मतलब क्या नाम है, 14 ही है। आज ही से संजय जी अरविंद केजरीवाल की सूक्ष्म दशा मंगल की शुरू हो रही है। तो जो भी अगला पेंडिंग मैटर है सीबीआई का पेंड है, शायद कोई 17 जुलाई लगी हुई है। तो 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच में ग्रहों का गोचर सूक्ष्म दशाओं के आधार पर संकेत दे रहा है कि इनको ईडी का केस फर्जी साबित होगा, इनको सीबीआई केस में भी बेल मिल जाएगी। तो उस समय मेरे पास समय कम था। दर्शकों ये देखो, हाथ से बना हुआ ये राइटअप है, ये हाथ से बना हुआ राइटअप है संजय जी। इसमें वो प्रेडिक्शन पार्ट लिखा हुआ है, और ये दर्शकों ये है अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप। तो प्रेडिक्शन का पार्ट आप मेरे वीडियो में सुनिए, जो शॉर्ट वीडियो आपको बनाए, लेकिन मैं प्रेडिक्शन पढ़ के बताता हूं। 14 जुलाई 2024 से 14 सितंबर के ग्रहों गोचर के आधार पर
ये ग्रह संकेत दे रहे हैं, इनका ईडी का केस फर्जी साबित होगा और इनको सीबीआई केस में भी मतलब ईडी का एक्साइज केस फर्जी साबित होगा और इनको सीबीआई और ईडी से बेल मिल जाएगी। तो आज आप ये देखिए कि इस प्रेडिक्शन में आपने ठीक पूछा कि इस समय इनको रिलीफ क्यों मिली है, तो ये एक राइट अप और मैं इसमें शेयर कर रहा हूं संजय जी, ये जरूर है। ग्रहों के द्वारा रिलीफ का संकेत। अरविंद केजरीवाल का जन्म डीओबी 16 अगस्त 1968 को हुआ है। अपने जुलाई सेकेंड वीक के प्रोग्राम 14 जुलाई 4 PM यूट्यूब चैनल में केजरीवाल के हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि इनका ईडी का केस फर्जी साबित होगा। स्मॉल राइटअप इज शेयर्ड। मैंने सिर्फ कुछ घंटे पहले ही 12 जुलाई 2024 को ट्वीट करके प्रेडिक्शन की थी, इनको कोर्ट से रिलीफ मिलेगी, वो भी प्रेडिक्शन ठीक सफल हुई थी। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल को ये आज के दिन 27 फरवरी को क्यों मिली, तो आज ज्योतिष के जानकार लोगों को बता देता हूं। आप इस अरविंद केजरीवाल की हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति देखिए। उनके लग्न में बुध, शुक्र, बृहस्पति और उनके 9वें घर में चंद्रमा और शनि है और 12वें घर में उनके सूर्य, उनका लग्नेश और मंगल है नीच का। राहु उनके 8वें भाव में और केतु उनके सेकंड हाउस में। तो संजय जी 27 फरवरी को इनकी हॉरोस्कोप में दशा थी शनि चंद्र, मतलब 15 दिसंबर से ये शुरू हुई थी, 15 दिसंबर 2025 से जो 17 मार्च 2026 तक चल रही है। शनि और चंद्र दोनों ही इनके बर्थ हॉरोस्कोप में न्याय, जुडिशरी के भाग्य के 9th हाउस में प्लेस्ड हैं, जो इनको जुडिशरी से फेवरेबल जजमेंट को कंफर्म कर रहे हैं। इनके 7वें भाव प्रतिष्ठा इमेज, जिसमें गोचर में लग्ने सूर्य, 10th लॉर्ड शुक्र, सक्सेस के भाव का लॉर्ड बुध और भाग्येश मंगल, जो 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में जैसे ही आया, मंगल इनकी कुंडली का 9th लॉर्ड है, 9th हाउस होता है जुडिशरी का। 23 तारीख को आया, देखिए 27 को उनको रिलीफ मिल गई है। सिंह लगन के लिए योग कारक ग्रह भी होता है, सटीक चीजें हैं। 27 फरवरी को चंद्र गुरु लाभ के भाव में थे उस समय जिस दिन मिली है। चंद्रमा और बृहस्पति इनके 11th हाउस में थे, अचीवमेंट के हाउस में, और 7th हाउस को मतलब प्रतिष्ठा के हाउस को देख रहे थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी इन लोगों ने इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में जबरदस्ती डाला, और आपने जो पूछा था कि भाई इनकी उनको जेल क्यों हुई, तो देखिए इनकी हॉरोस्कोप में जेल का योग भी है, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था। लग्नेश का 12वें घर में जाना और कर्क राशि में है, कर्क राशि में वो सर्प दृष्टि कोण में भी है, तो इनकी हॉरोस्कोप में जेल का योग तो पक्का बना हुआ है। और आने वाले समय में, अब मैं आगे बताता हूं, ये हो गया। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का 17 मार्च 2026 से बाउंस बैक शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का एक और हॉरोस्कोप है, मैंने संजय जी इनके बारे में भी, इनके तो परिवार ने मेरे से, इनकी स्वयं वाइफ ने मेरे से अप्रोच किया था संजय सिंह के थ्रू। ये है मनीष सिसोदिया की हॉरोस्कोप। तो दर्शकों इन दोनों को ही रिलीफ मिली है और इसके अलावा 23 लोगों को बरी किया गया है। तो मनीष सिसोदिया की जो हॉरोस्कोप मैंने हैंड रिटन आपको दिखाई है, 5 जनवरी 1972 का बर्थ है। शायद आपका भी 5 जनवरी का है क्या? हाँ, मनीष सिसोदिया तभी इतने योद्धा हैं। मैं 5 जनवरी, मनीष सिसोदिया 5 जनवरी, ममता बनर्जी 5 जनवरी, कल्याण सिंह 5 जनवरी, दीपिका पादुकोण 5 जनवरी, जितने 5 जनवरी को है सब योद्धा हैं, कोई हल्का आदमी नहीं है, सब मोर्चा संभालते हैं। जी गुरु गोविंद सिंह जी की सवा लागते एक चढ़ाऊं तब मैं चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहलाऊं। तो 5 जनवरी वाले होते ही योद्धा हैं। जी बिल्कुल। तो 5 जनवरी 1972 को मीन लग्न सिंह राशि, जन्म नक्षत्र पूर्व फागुनी, और इनकी वर्तमान में राहु में शुक्र दशा चली है, जो 6 दिसंबर 2025 से शुरू हुई और 6 दिसंबर 2028 तक चलेगी। इनकी चंद्र कुंडली के अनुसार, इनकी चंद्र कुंडली सिंह लगन की है, तो उसमें जो अरविंद केजरीवाल के मैंने फलादेश बताई, ग्रहों की स्थिति बताई, सेम चीज चंद्र कुंडली में रिपीट हो रही है। इनका भी बेहतरीन समय संजय जी 9th मार्च से शुरू हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का 17 मार्च से और 9th मार्च से इनका मनीष सिसोदिया का एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। आगे मैं बताना चाहूँ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, क्योंकि आपने शायद उनका एक पॉडकास्ट किया था, क्या था, तब उन्होंने मेरे बारे में पूछा भी था, कोई बातचीत हुई थी अरविंद केजरीवाल ने, और जहां तक मुझे संजय सिंह जी ने भी ये बताया था कि अरविंद जी और उनका परिवार आपका प्रोग्राम देखते हैं, और किसी आम आदमी के प्रवक्ता ने भी कहा था। तो आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से
मैं एक बहुत बड़ी बात अरविंद केजरीवाल को कहने वाला हूं। देखिए, लीडर का आप भावुक हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश भावुक इमोशनल लोगों का देश है। हम लोग बेसिकली इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं। तो लीडर का हम लोग फिर भी किसी नेता को अपने को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री कम से कम 10 बार रो चुके हैं, विदेश में जाकर रो चुके हैं। आप कह रहे हो जो लीडर हैं, विश्वगुरु हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के इतने सालों से प्रधानमंत्री हैं, वो इतनी बार रो चुके तो कोई बात नहीं है। केजरीवाल एक बार रो दी तो आप उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। नहीं, वो उनका रोना तो ढोंग वाला है। वो तो ग्लिसरीन के आंसू वाले हैं। नरेंद्र मोदी तो ग्लिसरीन वाले आंसू वाले हैं। उनका रोना तो थर्ड क्लास बकवास है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, ग्रहों के आधार पर आपको बता रहा हूं, संदेश देना चाहता हूं। और मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने मुझे बताया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों के तीनों क्या नाम है, नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में जो हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन 11वीं शताब्दी का मंदिर, वहां तीनों दर्शन करने गए थे, ये रिलीफ मिलने के बाद में। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं संजय जी, ज्योतिषी के मतलब प्रोग्राम तो देखेंगे तो पहुंच जाने। अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया को एक आचार्य के रूप में मैं उनकी हॉरोस्कोप के ग्रह योग के बेस पर मेरी एक सिंसियर सलाह है, एक आचार्य की सलाह है। ये लोग अपनी मूल प्रकृति, इनकी मूल प्रकृति, दोनों की हॉरोस्कोप में मूल प्रकृति क्या है? अटैक करने की है। अटैकिंग एंड एग्रेसिव पॉलिटिक्स को मेंटेन करें। अगर ये अटैकिंग, देखिए हम सबका एक मूल स्वभाव होता है, जिस समय आप मूल स्वभाव से हटते हो तो आपको फेलियर मिलता है। आप देखिए, आप पीछे धकेल दिए जाओगे। जैसे आपका, मेरा मूल स्वभाव है अटैक करने का है, कोई बात नहीं, कुछ जिंदगी में कुछ भी हो, जेल जाए, कुछ भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमको मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे शेर का मूल स्वभाव क्या है? डोमिनेट करना, अटैक करना। जिस दिन शेर अगर अटैक करना बंद कर दे तो जंगल के जानवर खा के उसको खा ले जाएंगे। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल को है कि इनको डिफेंसिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, तभी इन्हें अपने भाग्य का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। याद देखिए, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो, अगर डिफेंसिव हो गए तो भाग्य। जैसे ही आना, जब ये जेल से छूट के आए थे और विधानसभा के चुनाव में प्रचार किया था या लोकसभा के चुनाव में, उसमें भी कह रहे हैं कि मुझे आप जेल जाने से आप ही लोग बचा सकते हो। ये थोड़ा एक डिफेंसिव स्टेटमेंट था, ऐसा नहीं देना चाहिए। तो अरविंद जी, मेरी बात आज डायरेक्ट मैं आपको एड्रेस करते हुए बोला हूं, और मनीष सिसोदिया, आप दोनों लोग अटैक करिए और एग्रेसिव होइए, लोगों को इकट्ठा करिए, और सारे भाजपा प्रवक्ताओं को और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के घर का हजारों लाखों की भीड़ के साथ घेराव करिए, और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ये सलाह क्यों दे रहे हैं आप? आपको नेता हैं जो आप सलाह दे रहे हैं? वो अटैक करने की आप सलाह क्यों दे रहे हैं आप? मतलब आपको पता नहीं मोदी जी की समस्या क्या, उनका घर घेरने की बात कर रहे हैं आप? ये गलत भड़का रहे हैं आप, उनको मुकदमा दर्ज नहीं, भड़काने की बात नहीं है, भड़काने की बात नहीं है। ऐसा चाणक्य क्या करता है, वो पुरानी कहावत है, मत चूके चौहान। अरे भाई, ये आचार्य होते थे जब वो अटैक करने की सलाह देते थे। आपके ग्रह गोचर अच्छे हो तभी आप रिस्क ले सकते हो बाबूजी। अभी अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया ये घेराव करने का, भड़काने का जो ये काम कर रहे हैं, नहीं, अरे घेराव करना और क्या नाम, प्रदर्शन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, प्रदर्शन करना। क्योंकि आपके नेताओं को किस तरह से बदनाम किया। मनीष सिसोदिया 2 साल लगभग जेल में रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी 5-6 महीने जेल में रहे। तो ये सब चीजें आप ये कह सकते हैं कि भाई ज्योतिष के हिसाब से, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे दो। आप घर घेरने की बात कर रहे हैं, ये तो सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और ज्योतिषी का काम कब से सत्ता को चुनौती देना हो गया? मोदी जी अभी मैंने क्या डंडा मारा है एकदम, मोदी जी साहब एकदम खफा रहते हैं। नहीं, मैंने अभी क्या बताया आपको? आचार्य देखिए, आचार्य चाणक्य को सुनिए। अगर आप आचार्य चाणक्य को फॉलो करेंगे, जितने भी आचार्य हुए हैं, वो हमेशा राजा को उस समय अपने शत्रु को अटैक करने की सलाह देते थे जब उसके ग्रह बहुत अच्छे होते थे। तो ज्योतिषी का ही रोल है, और कोई दूसरा नहीं बता सकता। कोई भी, या तो आपके पास गुप्तचर एजेंसियां होंगी, या ज्योतिषी बिना गुप्तचर एजेंसियों के, बिना खुफिया एजेंसियों के काम कर सकता है। तो ग्रहों के आधार पर मैं बता रहा हूं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की भी हॉरोस्कोप में आज चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये विषय यहीं से शुरू है। आम आदमी पार्टी की हॉरोस्कोप है। इसकी हॉरोस्कोप 26 नवंबर 2012 को ये बनी थी। मकर लग्न, मेष राशि की। इनकी वर्तमान में दशा शुक्र, शनि और जुपिटर की चली है 24 मई 2026 से। आम आदमी पार्टी की दशा, जब शुक्र में बुध दशा शुरू होगी, तब ये पार्टी एक जबरदस्त रूप में बाउंस में करेगी। तो देखो, सीक्वेंस पकड़िए। अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का मार्च में बाउंस में करने का टाइम आ रहा है, और इनकी पार्टी मई में। तो दोबारा, जैसे अरविंद जी ने वो कहा ना कि अगर
मोदी जी में हिम्मत है तो दोबारा चुनाव करा के देखें, 10 सीटें अगर आ जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये उनके बयान थे। तो 10 सीटें आ जाए राजनीति छोड़ दूंगा, ये उनका एग्रेसिव पॉस्चरिंग है। इसी चीज को तो मैं कह रहा हूं, आप अटैक करिए उनकी पॉलिसीज, उनका भाई देखिए संजय जी, छोटे छोटी बातों पर उनकी डिग्री से लेकर के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर जाने क्या कार्रवाई हुई थी, फर्जी डिग्री जो मांग ली थी उससे मतलब गुजरात हाईकोर्ट तक ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी और उनका पेनल्टी भी लगाई थी इन लोगों के ऊपर। तो आप अटैक इज द बेस्ट डिफेंस माना गया है हमारी पॉलिटिक्स में, तो कम से कम इनकी भी चंद्र कुंडली में मंगल बृहस्पति की उग्र, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की भी मूल स्वभाव क्या है, इनकी चंद्र कुंडली में मंगल बृहस्पति की उग्र हिंसक राशि धनु में है और इस कुंडली में मंगल लग्नेश होकर भाग्यस्थान में है। अतः इस पार्टी को भी अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अटैकिंग एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए। इन्हें अमित शाह, मोदी, गोदी मीडिया, भ्रष्ट जांच एजेंसियों के अफसरों, भाजपा प्रवक्ताओं को एक बड़े जनसमूह के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, आप गांधीवादी कह रहे हैं, मैं कह ही रहा हूं शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान के अनुसार घेराव करना चाहिए। इनकी अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट से ट्रोलिंग करके इनकी प्रतिष्ठा, इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश करना चाहिए। मोदी शाह पर इस्तीफे का दबाव बनाकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर देना चाहिए इन दोनों को। सभी विपक्ष, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, किसान संगठनों, आदिवासी, दलितों, महिलाओं के एक बड़े जनसमूह के द्वारा अमित शाह, मोदी, भाजपा और उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भारतीय संस्कृति, धर्म, राष्ट्रवाद के नाम पर एक कोड़ और एक कैंसर की तरह से, कोड़ होता ना, ये कैंसर और कोड़ की तरह से बन चुकी है, जिसे देश को, देशवासियों को बचाने के लिए जड़ से खत्म करना अब बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। इन लोगों ने देश को, देखो संजय जी मैं सच बता रहा हूं, मैं आपने 2 प्रोग्राम में ब्रेन की कंडीशन बताई थी, ब्रेन की एक मेडिकल रिसर्च बताई, आज मैं साक्ष्य पेश कर रहा हूं। साक्ष्य जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप उसकी आंखें खुलेगी, जो मैं कह रहा था वो कैसे। इन लोगों ने देशवासियों को 5% फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब होता है आपका एनालिटिकल ब्रेन, जो कि कुत्ता, गधा, सुअर, अंग्रेजी में बोलेंगे तो डॉग, डोंकी एंड पिग वाली कैटेगरी का जानवर और पशु बना दिया हमारे देशवासियों को। झूठ फैला फैलाकर इनको दिमाग को शून्य कर दिया। मैंने एक वर्ड यूज किया था ना, दिमाग की नसबंदी करा दी है। याद रहे, विद्वान मनुष्य और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 40% ये ब्रेन होता है। तो सच क्या है संजय जी, सुन लीजिए, राइट अप है टेक्निकल और न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया 27 फरवरी 2026, चौंकाने वाला भी आता है संजय जी, इंडियन यंग एडल्ट्स रैंक लोली 60th इन 84 नेशंस मेंटल हेल्थ स्टडी। मेंटल हेल्थ स्टडी की एक रिपोर्ट, अमेरिका की रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत के जो युवा हैं वो 60वें नंबर पे 84 देशों की लिस्ट में। कितनी गंदी बात है, मतलब हम कावड़ उठाने वाले बना दिए गए हैं भैया। आपको पता है, आपके पास कोई एआई का दिमाग बचा ही नहीं है, बेकार की आप बाहर के लोगों को बुला करके बिजनेस दे रहे हो। तो लिखा, इंडियाज क्राइसिस गोज बियॉन्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर रिडक्शन इन कोर मेंटल फंक्शनिंग, द ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिलीज थर्सडे बाय यूएस बेस्ड Sapien Labs reveals not just a serious mental health crisis among young Indian adults. The report which surveyed, इस रिपोर्ट ने कितने 78,000 लोगों को, इंटरनेट जो इनेबल्ड हैं उन लोगों को इंडिया में सर्वे किया था तब जाके, और वो जानते कौन सी एज ग्रुप था, 18 से 34 साल के, जो जेन जी आ रही है। 18 से 34 ईयर के 78,000 बच्चों को इन्होंने सर्वे किया है। उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की है कि भारत 60वें नंबर पर आ रहा है। नरेंद्र मोदी, देशवासियों, मोहन भागवत, सुनिए, आप तो 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हो, और कभी आप मोहन भागवत जानते हो क्या कहने लगे संजय जी? अभी किसी प्रोग्राम में फिर उन्होंने एक बकवास कर दी है। वो कहने लगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप है हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं है। अरे भैया, तुम तो छड़े हो, तुम तो ऐसे घूम रहे हो, अब बच्चों को तो रहने दो, जैसे बच्चे रहना चाहे वैसे रहने दो, आपको क्या तकलीफ है? आप किसी की पर्सनल व्यक्ति की जिंदगी में घुस रहे हो, और ये बेसिकली प्रारब्ध के विषय, ये ज्योतिषी बता सकता है, मोहन भागवत जैसा आदमी नहीं बता सकता। तो अब आप सोचिए, तो अब है कि द रिपोर्ट विच सर्वेड ओवर 78,000 इंटरनेट इनेबल्ड इंडिविजुअल्स इन इंडिया, क्या कांवड़ उठाने वाला, ताली थाली बजाने वाला, जबरदस्ती दूसरे धार्मिक स्थलों को तोड़ने वाला, महिलाओं, गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने वाला युवा बना दिया है संजय जी आपने, ये जो है इन लोगों ने हमारे भारत को। तो ये बहुत बहुत ही दुखद बात है। अब मैं संजय जी एक चीज और आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था
एक तो मैं राहुल गांधी का बात आपको, आपने जो प्रश्न भी मेरे से पूछ लिया है, सबसे पहली बात है कि आज फिर से मैं राहुल गांधी की हॉरोस्कोप इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि कहीं आपको ये न लगे कि जो कार्रवाई अभी नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार, उनकी एजेंसी ने, हिमाचल में वो पहुंच गए बिना जो है क्या नाम है मतलब सूचना के, वहां की हिमाचल की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए और वहां से लोगों को उठाया। किस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की चीज को उन्होंने, जो एआई समिट में हुई थी, और क्या बनाया, तो उसमें एक आपके लोगों के मन में स्वाभाविक मतलब एक थॉट आ जाना स्वाभाविक है कि कहीं हमारी कांग्रेस की या राहुल गांधी की जो है लड़ाई कमजोर तो नहीं हो जाएगी। तो आज उसको मतलब फिर से दोबारा बता, ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप जो लगातार मैंने आपको शेयर की है। तो आज राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में ये ट्रांजिट दिखा दिया मैंने। जो संजय जी, जो ग्रहों की स्थिति रेड इंक से बनी हुई है, वो एज ऑन टुडे क्या नाम है 23 फरवरी से जो ग्रहों की स्थिति राहुल गांधी की चंद्र कुंडली में बनी है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए रेड से, और ब्रैकेट में टी लिखा है, टी फॉर ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट कहते हैं वर्तमान में ग्रह दशा। तो इसमें क्या है, स्टेट ऑफ माइंड इनकी, जो मैंने पहले कहा कि जो ये मून चार्ट क्या बताता है, स्टेट ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग। तो मैंने पहले ही आपका प्रोग्राम में बताया, ही इज ए ट्रू स्टेट्समैन, एग्रेसिव है, क्लियर है, डिसाइसिव वर्किंग है, एटीट्यूड विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी, दृढ़ निश्चय भी है। राहुल गांधी का अटैक, दर्शकों सुन लो आपके लिए, कि ये जहां जितने मर्जी उनके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को बंद कर ले, 23 फरवरी से 23 फरवरी 2026 से और एग्रेसिव होगा। मंगल के, क्योंकि मंगल इनके थर्ड हाउस में आ गया राहु के साथ में, मंगल के थर्ड हाउस में राहु के साथ होने से, चंद्र कुंडली में, कंफ्यूज ना हो दर्शक, मैं लग्न कुंडली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मंगल के थर्ड हाउस में राहु के साथ होने से उनके पास विदेशी षड्यंत्र, देश को लूटने वाले, देशद्रोह के और इलेक्ट्रॉनिक सबूत उपलब्ध होंगे। आपको पता है कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आपके पिछले 2 प्रोग्राम पहले मैंने पहले ही कहा था, आपको याद है, आपने रिपीट भी किया था संजय, मुझे याद है कि आपने कहा था कि राहुल गांधी के पास और सबूत आएंगे और कांग्रेस और अटैक करेगी। और वही हुआ कि जो अनिल अंबानी के कुछ खुलासे और हुए, हरदीप पुरी की बेटी के इन्वेस्टमेंट एप्स्टीन के साथ और एप्स्टीन के लोगों के साथ भी आए हैं, वो सब आप लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मैं, ये रहा राहुल गांधी के सवाल। एक और चीज मैं आप कांग्रेस को बता देता हूँ, ये कांग्रेस की हॉरोस्कोप है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी तो आई गई है, उनका अपना अलग तरह से लड़ने का एक स्टाइल है आम आदमी पार्टी का, उनका अलग है। और लेकिन कांग्रेस की कुंडली में मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पिछली साल संजय जी इनकी फरवरी से या जनवरी से इनकी दशा शनि की शुरू हुई है, तब से देखिए कांग्रेस पार्टी में फाइट करने की पावर आ गई है, जबरदस्त सड़कों पर उतर रहे हैं लोग, और काफी हद तक उन्होंने किया। तो दर्शकों, 7 मार्च डेट नोट कर लीजिएगा, 9 मार्च को पार्लियामेंट सेशन का, बजट सेशन का दूसरा पार्ट शुरू होने वाला है। ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा। एक तो आम आदमी पार्टी को जो उनके नेता जो वरी हुए हैं, और इसी तरह से देखिए बैक टू बैक इनको ह्यूमिलेशन आया नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी का केस भी तो कोर्ट ने जो है खारिज किया था। आप बेशक उसके लिए हाई कोर्ट में अपील कर दो, वो फेस सेविंग है, वो आप अपने चेहरे को बचाने की कोशिश करो, इमेज को। तो संजय जी, 7 मार्च 2026 से जो कांग्रेस की कुंडली में दशा शुरू हो रही है, शनि, केतु और जुपिटर इनके 4th हाउस में बैठा है, और आज भी 4th हाउस से ही ट्रांजिट कर रहा है। कांग्रेस की जो भी स्टेट के राज्य के चुनाव आ रहे हैं 7 मार्च के बाद, उसमें कांग्रेस का प्रेजेंस, कांग्रेस की जो है परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और कांग्रेस जो है फिर जो है एक केंद्र में सत्ता बनाने की देशवासी को होप देगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कितना ही आप मेहनत कर लें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो मैंने जब हॉरोस्कोप देखा, और अरविंद केजरीवाल को जब मैं एनालिसिस करता हूं संजय जी, तो उनका मूल रूप से चैरिटेबल वर्क के रूप में ज्यादा अच्छा उनका परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन डिप्लोमेसी और क्या नाम है आपके जो जितने भी सेंटर के मुद्दे हैं, या जो सरकार को घेरने के जो जितने विषय हैं, उसमें आम आदमी पार्टी इतनी सफल नहीं हो सकती। रीजन बीइंग, क्योंकि इनका जुपिटर और सूर्य का कनेक्शन है जो कांग्रेस की कुंडली में 4-10 एक्सिस में। तो जो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है, वो जितनी अच्छी कांग्रेस की होगी कभी आम आदमी पार्टी की नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी के जो सोशल वर्क है उस रूप में आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में 9th लॉर्ड और लग्ना लॉर्ड 12वें घर में बैठे। दर्शकों, ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुक्का नहीं बोल रहा हूं। उनके 9वें घर का लॉर्ड 9th हाउस से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आता है, और उनका लग्नेश मतलब पर्सनैलिटी,
12वें घर में बैठा, 12वां घर होता है चैरिटी का। तो इसीलिए बिजली, पानी, सड़क, इस विषयों पर तो वो बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं, बेटर देन कांग्रेस। लेकिन अगर देश को बचाने की, देश को गिरवी, मतलब जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे बात करने की, डिप्लोमेसी पे, डेमोक्रेसी की बात करने पर, वो कांग्रेस इज ए मच बेटर ऑप्शन। ये रहा मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं आप ये लेना चाहता हूँ, भाई मोदी जी गए क्यों थे वहां इजराइल? वो इजराइल तो 2017 में भी गए थे। उसने एफस्टीन ने लिखा था कि भाई वो तो नाचे थे, गाए थे, वो बहुत खूब सारा उनका मजाक और उनके मीम्स भी बने हैं। तो आज संजय जी इस टेक्निकल विषय को मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे। मैंने हॉरोस्कोप बनाई है, ये भारत की कुंडली का मैं ग्रहों को बैठा दिया मैंने। जिस दिन मोदी जी ने 25 फरवरी को यात्रा की है इजराइल की, यहाँ देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है मोदीज इजराइल विजिट 2026। इसका देश और देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मोदी जी की सत्ता बचेगी? क्या मोदी जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए गए? तो आज मैं इस टेक्निकल सब्जेक्ट को एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के रूप में आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो पैरामीटर होते हैं संजय जी, डिप्लोमेसी का, सॉवरेनिटी का। हम बात करते हैं ना सॉवरेनिटी की, बहुत सारे आज के युवा बच्चों को ये शब्द सर से ऊपर से निकल जाते हैं, आम आदमी के भी। तो मुझे थोड़ा सा उसको समझाना था कि डिप्लोमेसी को एक बार दोबारा। तो डिप्लोमेटिक और सॉवरेनिटी के केस में ये पूरी यात्रा विफल साबित हुई है और होगी एस्ट्रोलॉजिकली। क्यों होगी आगे मैं पढ़ के बताता हूं। ये लिखा है राइट अप, ये लिखा है क्या मोदी की इजराइल यात्रा 25-26 फरवरी 2026 डिप्लोमेसी सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। Diplomacy, it is the art of conducting negotiation and maintaining relations between nations to achieve mutual goals, resolve conflicts, or advance interests without resorting to force. It involves skilled communication, cultural understanding, and strategic compromise to build trust and cooperation. Its key elements are clear objective होना चाहिए, defining and prioritizing national interests while understanding the other's goal. Effective communication using facts, clarity, and persuasion to convey positions and listen actively. Mutual benefit, crafting agreement where all parties gain something, fostering long-term stability, cultural sensitivity, respecting differences in values, norms, and history to avoid misunderstanding, patience and timing, knowing when to push, pause, or concede to maintain momentum, trust building, establishing credibility through consistency, honesty and follow through. Sovereignty जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, it refers to the supreme authority or ultimate power to govern with a defined territory or political community free from external source. It is the most fundamental concepts in political science, international law and political philosophy. इसके दो पार्ट होते हैं, इंटरनल से सॉवरेनिटी, डोमेस्टिक विद इन द स्टेट, देश या देश के अंदर सर्वोच्च अधिकार। नंबर 2, राज्य या उसकी सरकार, जनता को कानून बनाने का और उन्हें लागू करने में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार। राज्य के अंदर कोई समूह या संस्था राज्य से ऊपर नहीं होती, ये इंटरनल सॉवरेनिटी के पार्ट है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस, फ्रीडम टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी विदाउट सबऑर्डिनेशन to another state, legal equality among sovereign states regardless of size and power. No other country or organization has the right to dictate internal affairs. So in totality, sovereignty is equal to supreme independent authority either inside a country or between countries. तो जो प्लेनेटरी पोजीशन मैंने आपको कुंडली में चर्चा की थी जब नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की यात्रा की संजय जी, उस समय जुपिटर एस्पेक्टिंग ऑन ऑल दिस प्लैनेट विद इट्स 9th दृष्टि, जन्म भारत की कुंडली को ही मैंने चर्चा की है। जन्म हॉरोस्कोप में ये ग्रहों की स्थिति थी। 10वां भाव सत्ता का, रूलिंग पार्टी, पीएम प्रेसिडेंट का होता है। 4th हाउस भाव विपक्ष का, देश की आंतरिक स्थिति, कृषि, भूमि, मिनरल्स का और अन्य सोर्सेस का होता है। सन सिग्निफाई गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेट्स। बुध सिग्निफाई युवा, शिक्षा, एंटरटेनमेंट, इंटेलेक्ट, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट as it is 5th lord also, and total economy because भारत की कुंडली में बुध 2nd lord भी है। total economy and financial condition of the country as 2nd lord। शुक्र भारत की कुंडली का आंदोलन, litigation, health के 6वें भाव का और as लग्ना of horoscope total structure of the country। राहु और मंगल का अर्थ है 10वें भाव, मतलब यानी भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल के सामने घुटने टेक देना। संजय जी इस यात्रा में जो आप लोगों को मैं ज्योतिषी एनालिसिस बता रहा हूं
कि क्यों रहा, क्योंकि 10वें भाव पर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड तीनों का प्रभाव है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवन के सभी प्रकार के कष्टों में अशुभ समाचारों का योग बनाते हैं 6, 8, 12 के ग्रहों का प्रभाव। किसी भी भाव पे पड़ेंगे तो उस क्षेत्र में आपको भयंकर कष्ट आने वाला है। जिस समय मोदी वहां थे, इन सभी ग्रहों का प्रभाव देश की सत्ता और भाजपा जो सत्ता पार्टी है पड़ रहा था। अर्थात ये दौरा देश और देश की जनता के लिए, स्वयं मोदी के लिए आने वाले समय में भयंकर रूप से अपमान पैदा करने वाला साबित होगा। यहां तक कि उनको अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है। मतलब इस सत्ता में सत्ता बचाने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन ये सत्ता इनकी बचेगी नहीं, चाहे जितना मर्जी वो नेतन्याहू के चरणों में लेट करके आए हैं। और देखिए घुटना उन्होंने क्यों टेके थे? मुसलमानों के दमन की पॉलिसीज, एआई जैसी टेक्नोलॉजी, खुफिया तंत्र, मोसाद का सपोर्ट, विदेश का पूर्ण कंट्रोल, भारत की सरकार और उसके शीर्ष नेतृत्व पर, ये आपके 10वें भाव पर 6, 8, 12 ग्रहों के प्रभाव के कारण बता रहा हूं। वीनस राहु मार्स का एक साथ होना 1000% संजय जी, वीनस राहु मार्स का एक साथ होना 10वें भाव में भारत की कुंडली में जब मोदी जी ने यात्रा करी है, 1000% कंफर्म करता है कि इस समय पूरे विश्व की राजनीति और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस को विश्व इतिहास के सबसे घिनौने सेक्स स्कैंडल, लॉबिंग के एक बड़े सिंडिकेट को एक्सपोज करने वाले स्कैंडल्स के कारण सरकार को बचाने की एक असफल कोशिश है इस सरेंडर नेता द्वारा, जो फिर भी लेकिन इनकी सत्ता बचेगी नहीं। पार्लियामेंट को एड्रेस करते समय इजराइल के पूरे विपक्ष का जब मोदी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, बायकॉट करना यद्यपि मोदी के लिए नहीं था, नेतन्याहू के खिलाफ था, लेकिन मोदी इस होल ड्रामा के विटनेस हुए कि जिस 60,000 से ज्यादा निर्दोष बच्चे, छोटे छोटे 2 साल के बच्चों को सिर पे गोली मारी गई है, महिलाओं की हत्या करने वाला, अस्पताल और पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने वाला राक्षस नेतन्याहू, जो कि पहले से ही वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा चुका है, उसके साथ खड़े थे, गले लगे थे मोदी जी, हंस रहे थे, जप्पियां मार रहे थे। ये भारतीय और मानव इतिहास में दर्ज हो गया है। जिस इजराइल के साथ केवल यूएसए है और कोई बड़ा देश नहीं है, मोदी ने भारत के 140 करोड़ लोगों की छवि भी एक हत्यारे राक्षस को सपोर्ट करने वाली बना दी। मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देशवासियों का तो अपमान किया ही, साथ ही अपने सभी ट्रेडिशनल लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स मिडिल ईस्ट, रशिया, ईरान को अपने से दूर कर दिया। देश पूरी तरह से संजय जी यहूदियों के कंट्रोल में किया जा रहा है। यूएसए पहले से यहूदियों के कंट्रोल में है। थोड़ी सी ब्रीफ बता दे तो बच्चों को जानकारी के लिए, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग आरएसएस और बीजेपी वाले यहूदी ज्यूज के कहते हैं अंग्रेजी में, इनके फेवर क्यों करते हैं? लेकिन संजय जी ये सब एक ही कंसेप्ट से पैदा हुए हैं। यहूदी जूडिज्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं, यानी इन सभी का रूट एक ही है। इन तीनों धर्मों का मूल आधार पैगंबर अब्राहम से जुड़ा है। अब्राहम को तीनों धर्मों में एक महत्वपूर्ण पैगंबर और एक ईश्वरवाद का प्रतीक माना जाता है। यहूदी धर्म अब्राहम का यहूदियों का पूर्वज मानता है। उनके बेटे इसहाक के वंशज से यहूदी आए और जीसस भी अब्राहम के ही वंशज माने जाते हैं। उनका जन्म यहूदी माँ मरियम से हुआ था। इस्लाम में ईसा को भी एक बड़ा पैगंबर माना जाता है। अब्राहम के बेटे इस्माइल के वंशज से अरब और मुसलमानों का संबंध है। संजय जी एक चीज और भी बताता हूं कि आपके यहाँ जब मोदी जी यात्रा कर रहे थे, इसका भी एक मायने बनता है, क्योंकि जब हम भारत की कुंडली में जिस समय यात्रा हो रही थी, बार बार देख रहे हैं कि 10वें घर पे 6, 8, 12 ग्रहों का प्रभाव है, कितना खतरनाक है आने वाले समय में। उसको मैं एक साक्ष्य के साथ में मतलब इंफॉर्मेशन के साथ आपको बता रहा हूं। मेरी हेडिंग है ये, दर्शकों ये जरूर शेयर कर लीजिएगा। एप्स्टीन अभी भी जिंदा है। ट्रंप के बेहद नजदीकी हावर्ड लुटनिक कॉमर्स सेक्रेटरी एक यहूदी हैं और प्रमुख अमेरिकन बिजनेसमैन है। इसी समय, ठीक जिस समय मोदी जी इजराइल में थे, नेतन्याहू से नाक रगड़ रहे थे कि ट्रंप से कहकर के उनकी सत्ता बचा दी जाए। ट्रंप के और इधर आपका कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका का जो एक स्वयं यहूदी है और वो यहां पर आकर वो बिजनेसमैन भी है, वो आपके कॉमर्स मिनिस्टर से मिल रहा है, कुछ ट्रेड की बातें कर रहा है। हालांकि उसने ये कहा था कि वो शादी के लिए इसलिए आया है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम डिप्लोमेट्स भी बिजनेसमैन हैं या रह चुके हैं। इन्होंने टैरिफ पॉलिसी को, ये मिस्टर लुटनिक ने
टैरिफ पॉलिसी को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट टैरिफ एजेंडा के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। इन्हें टैरिफ स्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये जेफरी एप्स्टीन, जो कि यहूदी था, वो भी कि न्यूयॉर्क सिटी में ईस्ट 71st स्ट्रीट पर नेक्स्ट डोर नेबर थे, एकदम घर से घर लगा हुआ था, उनका पड़ोसी थे और उसके बेहद नजदीकी भी थे, जो सज्जन अभी भी आपका कॉमर्स सेक्रेटरी है अमेरिका का। 2012 में लुटनिक ने अपनी वाइफ, चिल्ड्रन और नैनीज को के साथ एप्स्टीन के प्राइवेट आइसलैंड पर लंच और विजिट किया, फैमिली वेकेशन। 2013 में इसी व्यक्ति ने, जो कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका का है, 2013 में दोनों ने एक बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट किया। इनकी 2014 तक बिजनेस डीलिंग कंटिन्यूड रही है। 2015 में लुटनिक ने एप्स्टीन को हिलेरी क्लिंटन फंड रेजर के लिए इनवाइट किया। 2017 में एप्स्टीन ने लुटनिक के सम्मान में डिनर के लिए $50,000 अमेरिकन डॉलर डोनेट किए। एप्स्टीन ने 2018 में लुटनिक ने एप्स्टीन से फ्रिक कलेक्शन एक्सपेंशन के बारे में हेल्प मांगी। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल की सेल में 6-6:30 बजे सुबह मरा हुआ मिला। तो ये क्या हो रहा है कि आप एक यहूदी देश की यात्रा करने जाते हो, एक यहूदी अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी आपके यहाँ आता है और देश को, हमारा प्रधानमंत्री देश को और हमारा कॉमर्स मिनिस्टर देश को बेचने की बात कर रहा है। अब मैं सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली लेकर आया हूं, ये कि ये इस चीज का हमारे क्या नाम है, बीजेपी की कुंडली से क्या मतलब निकल रहा है। क्योंकि बीजेपी की कुंडली में इस समय संजय जी जो दशा आ रही है, ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये 3 मार्च को जो ग्रहण पड़ रहा है, ये बीजेपी के लिए, और मैंने जैसे शायद आपको बताना भूल गया था कि ये आपके ईरान के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है, और जो वॉर पहले से हो चुका। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, 3:20 है। ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा और इससे क्या है, पब्लिक परसेप्शन 3rd हाउस में ये बनता है सिंह और कुंभ की राशि में, जिसमें सिंह राशि में चंद्रमा केतु होंगे और कुंभ राशि में बुध, वक्री, सूर्य, राहु और मंगल, जो 8 भारत के मतलब कर्क लगन की कुंडली बनती है। कर्क लगन में ये बनेगा। भारत की कुंडली का लग्न शनि मंगल दोनों से पीड़ित है। इट रिप्रेजेंट्स एंटायर कैबिनेट कंट्री एज ए होल। अर्थक्वेक, प्राकृतिक प्रकोप का अशुभ योग, हवाई दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में महत्वपूर्ण लोगों के दुखद समाचार आने के योग है। जनता का सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए व्यापक और उग्र आंदोलन दिखाई दे रहा है इस ग्रहण के कारण, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के दुरुपयोग से लोगों, जैन जी के कुछ दुखद समाचार आने का भी अशुभ योग है। पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर प्रोमिनेंट लोगों के सेक्स, करप्शन, स्कैंडल्स में रिजाइन करने का भी योग बन रहा है भारत की कुंडली में, क्योंकि ये कुंभ राशि जो है 10वां हाउस बनता है। साथ में मैं भाजपा की कुंडली भी दिखा देता हूं संजय जी। ये भाजपा, क्योंकि भाजपा की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, इसलिए चंद्र ग्रहण भाजपा के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा भाजपा। तो ये देखिए भाजपा की चंद्र कुंडली है। और आप देखिए संजय जी, भाजपा की वृश्चिक लगन की चंद्र कुंडली है। उनकी जन्म की कुंडली में भी केतु और बुध 4थे घर में है। बृहस्पति, शनि, मंगल वक्री, बृहस्पति वक्री, शनि वक्री, मंगल वक्री राहु के साथ है। और उनका 7th हाउस में 12वें घर का लॉर्ड शुक्र है। 4th हाउस एफ्लिक्टेड बाय सैटर्न मींस हिंसा के द्वारा सिंहासन खाली कराना। संजय जी, इसका मतलब समझ रहे हैं मैंने क्या वर्ड यूज किया, कि ये सत्ता जबरन छोड़ेंगे, जबरन इनसे सत्ता छीनी जाएगी। ये भाजपा की कुंडली में योग है और ग्रहण इसको कंफर्म कर रहा है। जबरन मतलब जैसे आपका नेपाल में या इस तरह का श्रीलंका में या बांग्लादेश में हुआ और महत्वपूर्ण नेताओं का दुखद समाचार आने का भी योग है इस समय इस ग्रहण के कारण। आपने पिछले प्रोग्राम में पूछा था, मैं बताना भूल गया था, ग्रहण का असर कितना होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण का असर 6 महीने और सूर्य ग्रहण का असर 12 महीने माना जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अगर आंशिक हो तो वो भी 3 से 6 महीने माना जाता है। तो ये 3 फरवरी से लेकर 6 महीने तक ये प्रभाव रहेगा। 3 फरवरी टू 6 मंथ ऐड कर दीजिएगा। जनता का सदैव शोषण करना, इनकी कुंडली में क्या योग है, क्योंकि जनता का सदैव शोषण करना, देश की धन संपदा लूटना, धर्म का पाखंड फैलाना, सांप्रदायिक दंगे, हेट स्पीच, भेदभाव, विपक्ष या विरोध को कुचलना, यहां तक कि उनकी हत्या करवाने के अशुभ योग है इनकी कुंडली में। मीडिया या अन्य सूचना तंत्र को खत्म करना, डेटा साइंस की चोरी कराना, काला धन, भ्रष्टाचार बढ़ाना। 12th लॉर्ड वीनस इन 7th हाउस शनि से पीड़ित है। इंटरनेशनल साजिश, सेक्स या
अन्य भोगों का विदेशी प्रभाव, उससे देश का व्यापार विदेशी लोगों को उनकी शर्तों पर अर्थात कंप्रोमाइज करके, ह्यूमिलेट होकर के ट्रेड डील करना। वर्तमान में इनकी जो दशा है, ट्रांजिट है एक माह ये है, नीचे ट्रांजिट है जो ग्रहण के दिन का है भाजपा की चंद्र कुंडली में, ये शेयर कीजिएगा। 1 मार्च 2026 का मैंने ये बनाया, ये चंद्र ग्रहण मोदी सरकार की सेक्स स्कैंडल, ध्यान से सुने दर्शकों, ये चंद्र ग्रहण मोदी सरकार की सेक्स स्कैंडल्स, विदेशी दलाली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आंदोलन जो हिंसक हो जाएगा के द्वारा सत्ता परिवर्तन की पुष्टि कर रहा है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, शुक्र के नक्षत्र में पड़ रहा है और इसका प्रभाव 6 महीने तक रहेगा। भाजपा की दशा भी इस समय चंद्र में शुक्र की चल रही है 14 फरवरी से, जो मैं पिछले प्रोग्राम में बराबर आपको कह चुका हूं कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संजय जी, अब मैं संजय जी एक छोटा सा प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक छोटा सा राइटअप मैं और लेकर के आया हूं। ये श्रीमद् भागवत है और इस पे मैं आज थोड़ा सा, क्योंकि आने वाला हमारे 3 तारीख को होली भी है और होली से पहले एक टेक्निकल सब्जेक्ट में समझाना चाह रहा हूं। संजय जी, बड़ी लंबी चौड़ी एआई की समिट करी थी है। आपको पता है एआई और जो आपका जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसमें क्या फर्क होता है? आपको पता है? पता है कुछ? संजय बताइए। नहीं, मैं बताता हूं। चलो, आपके जरिए पूरे दर्शकों को, पूरी दुनिया को आज ये बताता हूं। ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा, टेक्निकल है तो मुझे इसने पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के ही बताना है। एआई क्या है और नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एआई एक ऐसी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो मशीन्स या कंप्यूटर सिस्टम को ऐसी क्षमताएं देती है जो सामान्य रूप से इंसानों की तरह इंटेलिजेंस जैसा ही लगभग होता है। ये बिना हर बार प्रोग्रामिंग के लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और भाषा को समझने बोलने जैसी चीजों की क्षमता देता है। मुख्य रूप से ये डेटा एनालिसिस और एल्गोरिथम्स पर काम करता है। नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो भगवान ने हमको दिया, सबको बुद्धि कम या ज्यादा, लेकिन नेचुरल है, मतलब जो आपके कर्मों के आधार। तो इसको एक ज्योतिषी कैसे देखता है? नेचुरल इंटेलिजेंस जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जन्म लेते ही आध्यात्मिक दृष्टि से 84 लाख जन्मों की स्मृतियां, डेटा, 84 लाख जन्मों की कहते हैं ना संस्कार, वो स्मृतियां डेटा है आपका, के आधार पर मनुष्य को प्राप्त होती है। इसमें क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन बायोलॉजिकल तरीके से, जैसे न्यूरॉन्स, फीलिंग्स, इमोशंस, परसेप्शन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और चेतना, कॉन्शियसनेस शामिल है। 5th हाउस में अगर राहु है, जैसे अगर किसी की कुंडली में देखेंगे उसका कंप्यूटर से कैसे लगाव होगा, तो 5th हाउस में अगर राहु, मार्स आदि हैं तो एआई का कॉम्बिनेशन बनता है। दर्शकों सुन लो, और आजकल के बच्चे भी सुने, अगर हॉरोस्कोप के 5वें घर में राहु, मार्स, केतु हैं तो एआई का कॉम्बिनेशन बनता है। 5th हाउस में अगर शुभ ग्रह है और 9th हाउस भी पाप ग्रहों से मुक्त है तो नेचुरल इंटेलिजेंस पावरफुल होगी, आपको एआई की जरूरत ही नहीं होगी, आप इतने बुद्धिमान हो गए। ऐसे व्यक्ति को एआई का यूज ज्यादा बेनिफिशियल होता है या उसे एआई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपको जैसे मैंने बताया ना कि भाई जो एआई के अंदर क्या चीज नहीं मिलती है, न्यूरॉन्स, फीलिंग्स नहीं होंगी उसके अंदर, इमोशंस नहीं होंगे, उसका कोई परसेप्शन नहीं है, वो एक रटा रटा पैटर्न आपको बता देगा, और एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और चेतना तो उसके अंदर है ही नहीं। एआई क्या है? बस एआई बहुत तेज, एक्यूरेट, स्ट्रेस फ्री है, लेकिन उसमें भावनाएं, चेतना, संवेदना, अच्छे बुरे की पहचान, सत्य असत्य का भेद जानना, रचनात्मक क्रिएटिविटी, कंटेस्ट को डीप से समझना आदि क्षमता नहीं होती, अर्थात विवेक और विजडम नहीं होता एआई के पास। दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं। जैसे एआई इंसान की कमजोरियों को कवर करता है, जैसे डेटा एनालिसिस बहुत तेजी से कर लेता है, और मनुष्य क्या करता है? एआई की कमजोरियों को, जैसे मॉरलिटी, फीलिंग्स, इमोशंस, गुड अंडरस्टैंडिंग को कवर करता है मनुष्य। विश्व की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जरूरत से ज्यादा यूज एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पूरा विश्व एक उपभोक्ता बनकर रह जाएगा, इंसान खत्म हो जाएंगे। कोई भी देश किसी भी देश का टेक्नोलॉजी के आधार पर उसकी इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स को बर्बाद कर सकता है। एआई दरअसल एक रक्त बीज राक्षस की तरह व्यवहार करने लगेगा अगर मिसयूज हो जाएगा तो, और 2-3 बड़े देशों के हाथ में पूरा वर्ल्ड की पावर जाने का खतरा बना रहेगा। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया था, जब 2011 के एक ईमेल के अनुसार एप्स्टीन ने बिल गेट्स से पूछा,
हाउ डू वी गेट रिड ऑफ पुअर पीपल एज ए होल? तो आप सोचिए एआई का इतना खतरा है कि गरीबों को इस दुनिया से खत्म कर देगा। चलते चलते, चूंकि अगले हमारे इस प्रोग्राम के 2 दिन बाद होली आ रही है, तो ये श्रीमद् भागवत है दर्शकों, ये जरूर इसमें एक ये श्रीमद् भागवत है, इसमें होलिका दहन की जो कंसेप्ट और कहानी कहां से आई। अब आप समझ गए एआई का फर्क क्या है? उसके अंदर फीलिंग नहीं होती, उसके अंदर जो है संवेदनाएं नहीं होती, और चेतना तो है ही नहीं। तो मैं आज ये राइटअप है, होली का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। होली भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत लोकप्रिय, रंगीन और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जो केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है? होली फागुन मास के आसपास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, जब शीत ऋतु खत्म होकर वसंत ऋतु का आगमन होता है। ये प्रकृति के नवीनीकरण, फूलों की बहार, नई ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन लोग जाति, वर्ग, धर्म और उम्र के भेदभाव को मिटाकर एक मंच पर आते हैं। रंग खेलते समय अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब एक समान हो जाते हैं। यह सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और क्षमा करने का संदेश देता है। पुरानी शत्रुता, कटुता और मनमुटाव को भुलाकर नए सिरे से संबंध जोड़ने का अवसर देता है होली। होली के दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक क्या है? हिरण्यकश्यप का नाम सुना है आपने? संजय जी सुना है? सुनाइए। बुराई पर अच्छाई की और परमात्मा की अनन्य भक्ति की विजय। बुराई पर अच्छाई की और परमात्मा की अनन्य भक्ति का आपको उदाहरण बता रहा हूं संजय जी। हम तो हनुमान जी की सेवा में, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे तो और कोई देवता मेरे दिमाग में चढ़ता ही नहीं, मेरे समझ में ही नहीं आता आपके अलावा। तो क्या है? श्रीमद् भागवत पद्म पुराण, जो अभी मैंने दिखाई थी, श्रीमद् भागवत के स्कंद 7, पद्म पुराण, विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध ना मनुष्य से हो, ना पशुओं से हो, ना देवता से, ना राक्षस से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से हो, ना पृथ्वी पर हो, ना आकाश में हो। हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप प्रजापति और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम कायादुथा था। उनके कई पुत्रों में से एक पुत्र प्रहलाद हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी बहन का नाम होलिका था, इसीलिए होलिका दहन कंसेप्ट आता है। वरदान प्राप्त करने के बाद वो अत्यंत अहंकारी हो गया, जैसे हमारे मोदी जी सत्ता पाने के बाद अहंकारी हो गए ना, तो इसी तरह से जैसे और हो गया, उसको ये भ्रम पैदा हो गया संजय जी, वो भी नॉन बायोलॉजिकल कहने लग गया था मोदी जी की तरह से। उसको यह भ्रम पैदा हो गया कि अब वह अमर है और सर्वशक्तिमान है। उसने तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल पर विजय प्राप्त की, देवताओं को हराया, इंद्र का राज छीन लिया और स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। ठीक ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जांच एजेंसीज, पुलिस, ईडी, सीबीआई, आईटी पर कब्जा कर रखा है और अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बना रखा है नरेंद्र मोदी ने। और कहने लगे कि कभी केदारनाथ की गुफाओं में ध्यान करने का ढोंग रचते हैं, कभी रामलला को उंगली पकड़कर चलाकर ले जाने का ढोंग रचते हैं, कभी सोमनाथ मंदिर में नगाड़ों बाजों के साथ रोड शो, कभी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में पाखंड, कुंभ में गंगा स्नान का पाखंड, पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय सेंगोल डंडा लेकर के चलने का पाखंड, और कभी हनुमान जी को पतंग में उड़ाने का पाप, रामायण महाभारत को काल्पनिक कहानी कहने का, शास्त्रों का अपमान। ये मोदी जी ने लगातार किया है, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप जैसे गुण आ गए थे उनके अंदर। तो हिरण्यकश्यप का अंत सुन ले मोदी जी कैसे हुआ था, तो आपको भी पता लगेगा। भगवान ने आपके लिए भी कुछ लिख रखा है, आपका अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे भगवान। उसने अपने राज, संजय जी, उसने अपने राज और संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और आदेश दिया कि सब लोग उसी की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु ने उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का 12 अवतार के द्वारा वध कर दिया था, जिससे वो भगवान विष्णु से नफरत करने लगा था। उसका सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता को भी भक्ति का उपदेश देता था और निरंतर भगवान विष्णु का भजन करता था। हिरण्यकश्यप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, जहर देकर, सांपों से कटवाकर आदि, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से वह हमेशा बचा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका, आ गई अब आपका होलिका दहन, अंत में उसने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, से कहा कि वो प्रहलाद की गोद में बैठकर आग में बैठ जाए। लेकिन अग्नि में होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद फिर भी बच गए, भगवान विष्णु ने बचा लिया। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा,
अगर मोदी अमित शाह मुझे बुलाएंगे और वो पूछेंगे तुम्हारे हनुमान जी कहाँ है, तो मैं ऐसे ही जवाब दूंगा जैसे प्रहलाद ने जवाब दिया। सुन लेना तो मोदी जी के बिना आपका खाना ही हजम नहीं होता है, बड़ी समस्या है। तो सुन लीजिए, मोदी जी अमित शाह सुन लीजिए, आप अगर जिस दिन मुझे बुलाओगे तो मैं यही कहने वाला हूँ जो ये प्रहलाद के साथ हुआ था। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह सर्वत्र है, इस महल के खंबे में है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, जिसमें आधा उनका शरीर नर का था और आधा सिंह का था, के रूप में प्रकट हुए और न हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया, थाइस के ऊपर रखा। और थाइस पर रखा तो देखो जो उसको वरदान प्राप्त था, कैसे उन्होंने तोड़ा, उसका तोड़ निकाला विष्णु जी ने। जांघ पर रखने का मतलब है ना पृथ्वी पर और ना आकाश में। और संध्या काल में उसको मारा था, तो ना दिन था ना रात था। द्वार की दहलीज पर, मतलब घर की दहलीज पे मारा था, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। और अपने नाखूनों से, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त किया, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार ने अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया, पूरा पेट चीर दिया था। तो संध्या काल, और अपने नाखूनों से उसका पेट चीर कर उसे मार डाला, उसकी हत्या कर दी। हिरण्यकश्यप अहंकार, अधर्म, ईश्वर विरोध, सत्ता, और यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता का दुरुपयोग, नैतिकता की मृत्यु का प्रतीक है। और प्रहलाद निश्चल भक्ति, स्पॉटलेस डिवोशन और ईश्वर समर्पण, टोटल सरेंडर का प्रतीक है। होलिका दहन हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता, पापों को अग्नि में भस्म करने का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद रंग खेलना आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि विवेक की अग्नि में बुरे संस्कारों को जलाकर चित्त कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार से चित्त बनता है, शुद्धि प्राप्त करना। रंगों का भी कुछ आध्यात्मिक अर्थ होता है। संजय जी शर्ट बदल के पहना करिए दिनों के हिसाब से। लाल रंग जो है प्रेम, शक्ति और साहस का प्रतीक है। पीला रंग ज्ञान, आनंद और वैराग्य का। हरा रंग प्रकृति, नवजीवन और संतुलन का। नीला कृष्ण जैसी शांति और अनंतता का। रंग खेलना अपने ऑरा को मजबूत करके विभिन्न आध्यात्मिक चक्रों को जागृत करने का माध्यम है। होलिका दहन की रात्रि में संजय जी, एक जैसे शिवरात्रि, दीपावली और नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, इसी तरह होलिका दहन भी सिद्धि प्राप्त करने का एक दिन माना गया है शास्त्र में। होलिका दहन की रात्रि में साधना करने से अनेक सिद्धियों की प्राप्ति का योग शास्त्रों में बताया गया है। इसके साथ फिर चलते चलते वही बात कि जैसे वो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से पूछा विष्णु कहाँ है, तो मैं फिर वही हनुमान जी की बात करने चलते हुए बोलता, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, सब शुक्ल तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम, जय हनुमान। ये थे राजीव नारायण जी। और मैं फिर अंत में वही अनुरोध करूंगा, नीचे ज्वाइन बटन लगा हुआ है, अगर आप चाहते हैं 4 PM इतनी निर्भीकता के साथ सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करें, तो ज्वाइन बटन को दबाइए। सिर्फ 200 रुपए की हमारी आर्थिक सहायता करिए, हम मजबूती के साथ आपकी बात कहते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।